सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के, यानी कि इसमें हम 19 और 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। 19 तारीख का वीडियो नहीं आया था, मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दिया था और टेलीग्राम में भी डाल दिया था। अगर आप टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इसका उत्तर तो होगा सौराष्ट्र। पहले रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में खेला गया था। किस किस के बीच? मद्रास वर्सेस मैसूर। और बात करें सबसे ज्यादा बार इसे किसने जीता है, तो बम्बई ने जीता है, 41 टाइम्स जीता है। और इतिहास में ये हमेशा खेला गया, हर साल का सीजन खेला जाता है, लेकिन 46 सालों में पहली बार रणजी नहीं खेला गया था। 2020-21 का सीजन नहीं खेला गया था कोरोना के कारण। और वैसे इस ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया, वो आप सभी जानते हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2022-23 के सीजन की। तो इसको जीता है सौराष्ट्र ने, दूसरी बार जीता है। पहली बार इसने 2019-20 वाला सीजन जीता था। और अभी इसने किसको हराया, या यूं कहे उप विजेता कौन रहा, तो आंसर होगा बंगाल। और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे सौराष्ट्र के उनादकट। और अगर बात करें इससे पिछले वाला सीजन, वो मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो 2022 में जो आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था वो भारत में हुआ था। उसको गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल को हरा करके। एक दुलीप ट्रॉफी हुई थी, उसको वेस्ट जोन ने जीता था साउथ जोन को हरा करके। एक ईरानी ट्रॉफी याद रखो, उसको शेष भारत ने जीता था सौराष्ट्र को हरा करके। एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, उसको मुंबई ने जीता था हिमाचल प्रदेश को हरा करके। अभी मेंस एशिया कप 2022 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन हमारे लिए महिलाओं का एशिया कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। और अभी आपने देखा महिलाओं का जो अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और पहली बार भारत ने कोई महिलाओं का आईसीसी टूर्नामेंट जीता, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उड़ीसा में हुआ था, ये इसका 15वां संस्करण था। उसको जर्मनी ने जीता, दूसरे नंबर पे बेल्जियम रहा, तीसरे पे नीदरलैंड रहा। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे, जो कि इसका तीसरा संस्करण था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, उसमें विजेता फिर से जम्मू कश्मीर रहा। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर था आशा, और उसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे था मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट्स भी न्यूज में थे, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया, तो आंसर होगा MV सुचिंदर कुमार को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी पंकज कुमार सिंह ये उप राष्ट्र सलाहकार बने थे, हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और प्रवीण शर्मा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बने। और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। वैसे आप जानते हो आर्मी चीफ हमारे कौन है, मनोज पांडे हैं, और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और नेवल चीफ हमारे R हरि कुमार हैं। और एयर चीफ मार्शल की बात करोगे तो विवेक राम चौधरी है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, इनको झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये इस तरह से झारखंड के 14वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। आपको याद होगा अभी गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है सोनिया गिरिधर गोकानी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी संदीप मेहता। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जसवंत सिंह। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे N काटेश्वर सिंह। ये सारे अपॉइंटमेंट बिल्कुल नए हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने थे? अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको मैं बता रहा हूं, अभी 13 राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं। और आप मान के चलना, आपके आने वाले एग्जाम में यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आपको नामों को याद करना है 5 मिनट के अंदर, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन बना दिया, उसका एक वीडियो तैयार कर दिया। वो वीडियो आप देख लेना, ट्रिकी वीडियो है। वो वीडियो देखने मात्र से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। उसी वीडियो में आपका एक टेस्ट भी मैंने ले लिया लगे याद, ताकि मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि ये नाम आपको याद हो गए हैं। प्लेलिस्ट में देखना, टॉपिक वाइज सेक्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। तो भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर है कार्तिक सुब्रमण्यम, और इनकी खूबसूरत फोटो ने अभी नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 को जीत लिया है। तो डांस ऑफ द ईगल नाम वाली इनकी ये तस्वीर है, जिसे अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया था। इस तस्वीर में एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए जूझ रहे एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, और उनकी इस तस्वीर का नाम R मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास अ डांस विद ड्रैगन से प्रेरित है। तो क्या नाम है इनका? कार्तिक सुब्रमण्यम। बाकी आप जानते हो भी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 को जीता था हरीश दामोदरन ने। 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, और 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है खालिद जावेद को। ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इनको यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद हो तो इससे पहले वो यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुके हैं। देखो, यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे 1946 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म की बात करोगे, नई इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी नई हेड हैं कैथरीन रसेल। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और आपको याद हो तो वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया था। और 2022 में ही यूनिसेफ ने बताओ किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया था? तो आंसर होगा दक्षिण कश्मीर के आरजे उमर निसार को। बाकी आप जानते हो नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रोवर हैं, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। अभी ये प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आपको याद हो तो एक बॉक्सर है निखत जरीन, इनका नाम भी न्यूज में था, एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। हरमनप्रीत कौर की बात करेंगे, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। स्मृति मंदाना की बात करें तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उससे पहले गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। शेफाली वर्मा की भी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है। युवराज सिंह अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत ने जीता था, बांग्लादेश को हरा के, जो भारत में हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी। वैसे नीरज चोपड़ा को अभी स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। तो अभी इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ करके टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 90 टेस्ट मैच में 109 छक्के लगाए हैं। वहीं अगर भारतीयों में हम बात करें तो टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है, 91 छक्के इनके नाम है। विश्व में ये इस मामले में छठे स्थान पे आते हैं। अच्छा, बेन स्टोक्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा भी था, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला था इनको। और इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर है नेट साइवर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। वहीं महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया, और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है। जबकि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किन्होंने जीती? पाकिस्तान के बाबर आजम ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीप्ति शर्मा बनी है। महिलाओं में भी और पुरुष में भी बात करोगे तो ये पहले नंबर पर है। भारतीयों में बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? तो आंसर होगा सूजी बैट्स, ये न्यूजीलैंड की हैं। तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट का नाम क्या है? तो आंसर होगा आधार मित्र। UIDAI मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक नया चैटबॉट लॉन्च किया, और उसी का नाम है आधार मित्र। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट है, और आधार नामांकन संख्या
पीवीसी कार्ड ऑर्डर की स्थिति और शिकायत की स्थिति से संबंधित अन्य प्रश्नों का उत्तर ये दे सकता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा शुरू की थी, तो आंसर होगा बाल मित्र। चलो बताओ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो आंसर होगा गूगल के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो आंसर होगा वायु लिंक। तो अभी भारतीय वायुसेना ने स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ये प्लेटफॉर्म खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करेगा और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रोवाइड करेगा। ये डेटा लिंक संचार सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नेविक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना वायु लिंक है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। अभियान का नाम बताइए। डोंट चूज एक्सटिंक्शन। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डोंट चूज एक्सटेंशन जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखना, अभी फरवरी 2023 में ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में एक तो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। इस पुरस्कार की घोषणा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा की गई थी, जिसे 2021 में वेबी अवार्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और ग्रह पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, यूनेस्को जो है अभी उसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? तो याद रखना, साउथ सुडान बना था 193 नंबर का। उसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश बना था अंडोरा, 190वां देश है ये। वर्ल्ड बैंक का बना था नाउरू, 189 नंबर का। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश नवीनतम कौन सा? मिस्र बना है 9 नंबर का। मिस्र वही है, मिस्र यानी कि इजिप्ट, जहाँ पे अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था। और मिस्र के प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखना, अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे चीफ गेस्ट थे ये, अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश ईरान बना है, ये भी 9 नंबर का है। और अभी आसियान का 11वां मेंबर बना है तिमोर लेस्ते, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा फिजी। आपको बताया अभी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था फिजी देश में, अभी 15 से लेकर 17 फरवरी तक। वहीं पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने फिजी की कैपिटल सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। वैसे आपको बता दूं, ये इसका 12वां संस्करण है विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसका पिछला संस्करण हुआ था 2018 में, वो मॉरिशस में हुआ था। और इसका जो पहला संस्करण है वो 1975 में हुआ था नागपुर में। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। फिजी देश की बात करेंगे तो अभी इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, सातविनी राबू का नाम है, कैपिटल सुवा है, करेंसी है फिजियन डॉलर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका भाटिया। तो अभी हुंडई मोटर इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 और महिला क्रिकेटरों को चुना है। एक का नाम है रेणुका सिंह ठाकुर और दूसरी है यास्तिका भाटिया। इससे पहले स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को भी ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है हुंडई मोटर इंडिया। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम ये किस शहर में आयोजित होगा? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ये टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कहाँ पे? मुंबई में। कब से कब तक? 22 से लेकर 24 फरवरी तक। ये इसका कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण। इसका पहला संस्करण 2011 में हुआ था। और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था मुंबई में। अभी फरवरी 2023 की बात है,
14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ मुंबई में। और इसी साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भी करेगा मुंबई। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन भी हुआ था मुंबई में। और आप बताओ, अभी पिछले साल नवंबर में ही 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी वो भी भारत ने की थी, और भारत में भी कहाँ पे, मुंबई में हुई थी। अभी आपको याद होगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। अब हम कल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। कल यानी कि हमारा तो परसों कहलाएगा। तो पहला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये पहली बार कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। फिर बताइए, भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित करेगी? तो आंसर होगा पुणे में। और अभी किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल ने। फिर बताइए, अभी किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो आंसर होगा क्वालकॉम ने। बताइए, पीरियड्स में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो आंसर होगा स्पेन। फिर बताइए, डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। फिर बताइए, बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। अब बताइए, महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? सूजी बैट्स, न्यूजीलैंड की हैं। फिर बताइए, अभी फरवरी में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन गए? नील मोहन बन गए। अभी हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आपका असली टेस्ट होगा जिसमें आपको टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न और टॉप 5 साइंस के प्रश्न मिलेंगे। और ये सभी वो प्रश्न होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप टेस्ट लगाना और खुद से एनालिसिस करना कि कितने प्रश्नों का आप उत्तर कर पा रहे हो। तो इसमें पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने थे? तो आंसर होगा CV आनंद बोस। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मिजोरम में। फिर बताइए, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरविंद विरमानी को। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। अब बताओ, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, उनका नाम बताइए। संजय मिश्रा। अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा सूरजभान को। फिर बताओ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? तो आंसर होगा होमर को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? पीथमपुर में, यह आपको मिलेगा इंदौर में। अगला प्रश्न है, अभी कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा इयॉन कार्डोजो ने। अब आपका टेस्ट होगा, ध्यान से देना है। और ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप खुद से एनालिसिस करना क्या इनके उत्तर आप दे पा रहे हो। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे कि मरुस्थल निर्माण को रोका जा सकता है, 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर बताइए। तो आंसर होगा सुरक्षात्मक बेल्ट बनाना। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन, चाहे वो स्टैटिक प्रश्न का हो चाहे साइंस के प्रश्नों का हो, सबका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। मतलब इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपकी क्विज भी बना दी है, ताकि वीडियो को देखने के बाद कभी भी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहो एक साथ, अभी डेली तो हम 5 स्टैटिक 5 साइंस के पढ़ रहे हैं, लेकिन एक साथ आप पढ़ने चाहते हो, जैसे आप देखोगे हर दिन हम 10 क्वेश्चन इनके पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 स्टैटिक 5 साइंस के आ गए। अगर स्टैटिक के अलग जोड़े या साइंस के अलग जोड़े हैं तो महीने में भी कितने हो गए? 150 स्टैटिक और 150 प्रश्न साइंस के हो गए आपके। अगर इनको आप एक साथ करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस आप कर पाओगे अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और वहां पे उसके सॉल्यूशन में हर प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वहां पे क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन खोलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, वहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। और सेशन पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं ये सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो वीडियो को आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर इसे कंटिन्यू रखने का। तो अपने हर स्टडी ग्रुप में आपको इसको शेयर जरूर करना है। और अगर वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर कल से आप मुझे मत बोलिएगा कि फिर से वो सीरीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब समय था, जब सीरीज चल रही है तो आपने उसे सपोर्ट नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर होगा सहारा मरुस्थल। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरह के अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को, यानी कि पोल्स जो होते हैं हमारे अर्थ के, उसको भी हम शामिल कर लेंगे इस प्रश्न में, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अंटार्कटिका।
वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई? जावा ट्रेंच, CGL 2016 में पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? ग्लेशियर है, सबको पता है। इन प्रश्नों से आपको यह भी पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न फॉर्म होते हैं। अगला देखो, हाइड्रोलिक क्रिया के द्वारा होने वाला एक प्रकार का अपरदन, इरोजन, ये कौन सा है? तो आंसर होगा बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। अब साइंस के प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि मानव कंकाल या मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आंसर होगा 206। देखो कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब आप कहोगे सिंपल तो है, अरे सिंपल है, एग्जाम में पूछा गया है तो क्या छोड़ देंगे? अगला प्रश्न देखो, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल परीक्षण आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा आंतरिक आयु, उसकी इंटरनल एज पता करने के लिए। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी कंकाल पेशियां पाई जाती है, यानी कि स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। और इस प्रश्न में कहीं आपको कंफ्यूजन मिलेगा, कहीं अलग अलग साइट में जाओगे अलग अलग उत्तर आपको देखने के मिलेंगे। ज्यादातर 639 लिखा होता है, या कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट बताया जाता है, 600 से अधिक पाई जाती है। अब वो आपको ऑप्शन वहां पे एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। वैसे 639 आप याद रखना। अगर 639 मान लो आपके एग्जाम में नहीं हो, 700 हो, तो फिर 700 उत्तर लगाओगे। अगला प्रश्न है, धातु की कठोर जंतु परत क्या होती है? तो आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड। तो ये थे आपके टॉप 5 साइंस के प्रश्न। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो लास्ट डे क्लास में आपसे पूछा गया था कि किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम लॉन्च किया? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेशन अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना इसे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।